Hello friends, my name is Zubair Ahmed. Welcome to my YouTube channel DOC Zubair. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। ये वीडियो रेलेवेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पढ़ने जा रहा है। चाहे आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 का वो एक्ट पढ़ रहे हो या आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग सीख रहे हो, दोनों चीजों के लिए ये वीडियो एक बेसिक वीडियो है और एक्चुअल में पार्टनरशिप कहते किसे हैं हम इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। तो पार्टनरशिप किसे कहा जाता है, क्या पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, क्या पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना किसी रुकावट के शुरुआत करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और आप हमें हमारे इंस्टा पेज डेजलर्स ऑफ कॉमर्स _DOC पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक जनरल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कोई भी जनरल आदमी पार्टनरशिप से क्या समझता है। जैसे मैं किसी से पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछूं, भाई पार्टनरशिप को डिफाइन करें आप, तो वो अपने हिसाब से पार्टनरशिप को डिफाइन करेगा। मैं किसी दूसरे बंदे से पूछूं तो वो अपने तरीके से पार्टनरशिप को डिफाइन करेगा। और मोर और लेस मैं कहूं तो सबकी बात एक ही तरीके से होगी। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मतलब ऑलमोस्ट सेम कर ही वहां से आने वाला है। यानी जनरल टर्म्स के अंदर कोई भी जनरल आदमी किस तरीके से पार्टनरशिप को डिफाइन कर सकता है, वो एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, जो डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है, यानी हमारे जो लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप के ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल होता है। और उस लॉ ने पार्टनरशिप एक्ट को किस तरीके यानी पार्टनरशिप को किस तरह से डिफाइन किया है, एक वो डेफिनेशन हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सर हमें कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है? अगर आप सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, तो आप इस डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं, इस डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते वक्त मुझे पार्टनरशिप की डेफिनेशन से मैटर नहीं होता, लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहा हूँ, पार्टनरशिप से रिलेटेड कानून को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन का समझना जरूरी है। सर हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्या हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन याद रखनी जरूरी है? रखनी जरूरी है बेटा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ अकाउंटिंग सीखनी है, आपका जनरल टर्म से काम चल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर थियोरी के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो वहां पर हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सर मैं CA फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं, तो आपको तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की दी गई डेफिनेशन बिल्कुल याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके तो ये सिलेबस का पार्ट है। आपके तो लॉ सिलेबस के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ना है, तो आपको वो डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं दोनों पर्पज से जनरल टर्म्स के अंदर भी डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं और वो डेफिनेशन भी पढ़ाने जा रहा हूं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस डेफिनेशन की जो कोई भी अलग अलग आदमी अपने अपने हिसाब से दे सकता है। सर आपके हिसाब से जनरल टर्म्स के अंदर पार्टनरशिप को किस तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए? मैं कहता हूं पार्टनरशिप को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ये लिखेंगे, व्हेन द बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। जैसे बेटा वो होता है ना OMG, बस यहां पर G नहीं है, OMC है ना, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। व्हेन द बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल, OMC। व्हेन द बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय टू और मोर पार्टनर्स, such organization is known as partnership।
ठीक है ना। अगर कोई बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर पर्सन, अगर किसी बिजनेस को 2 या 2 से ज्यादा लोग या तो उसको ओन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं, OMC आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर कोई भी बिजनेस को ओन, मैनेज और कंट्रोल 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर मिलके कर रहे हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप कहलाती है। सो सिंपल, आप अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से दे सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं कि भाई एक बिजनेस है, इस बिजनेस को कैपिटल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कैपिटल की जरूरत है। सोल प्रोप्राइटर, एक अकेला बंदा बहुत सारा कैपिटल नहीं लगा सकता, तो ये 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं और वो कहते हैं, काम करते हैं, कैपिटल हम मिलके लगाते हैं, बिजनेस बड़ा करेंगे, कैपिटल एक साथ लगाएंगे। ज्यादा कैपिटल लगाने के बाद बिजनेस के अंदर रिटर्न का ज्यादा आना आसान हो जाता है। अब कैपिटल भी ज्यादा लग जाता है, फिर एक बंदे की स्किल्स नहीं होती, 3-3 बंदों की या 3-4 बंदों की या 2 बंदों की स्किल्स, यानी एक से ज्यादा बंदे की स्किल्स वहां लग सकती हैं, एक से ज्यादा बंदे का टैलेंट वहां लग सकता है। समझ आई बात? ये नहीं सिर्फ कैपिटल ही एक से ज्यादा बंदे की नहीं लग रही, एक से ज्यादा बंदे की स्किल्स लग रही हैं, एक से ज्यादा बंदे का टैलेंट लग रहा है, वहां पे कैपिटल लग रहा है वहां पर, तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ आई बात? नहीं, इसीलिए लोग ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़कर पार्टनरशिप को प्रेफर करते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के ओनर कौन है? इस बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? इस बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा? एक अकेला बंदा नहीं, बाय 2 और मोर। अब ये आपस में क्या कह रहे हैं एक दूसरे को? पार्टनर्स। जब ये एक दूसरे को आपस में पार्टनर्स कह रहे हैं और ये तीनों मिलकर ओन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, 2 और मोर, कितने भी हो सकते हैं। समझ आई बात? ही नहीं, व्हेन द बिजनेस इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर पार्टनर्स, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप पार्टनरशिप कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई है नहीं है? ये मैंने आपको जनरल टर्म की डेफिनेशन दी कि पार्टनरशिप को जनरली हम कैसे समझ सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। आप देखें बेटा, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कोई एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं बनाया गया कि सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस के लिए ये एक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया है और उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब वो एक्ट पार्टनरशिप को किस तरह से डिफाइन करता है, हम वो लोग समझने जा रहे हैं। तो यहां पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या डेफिनेशन दी है, जरा मैं उसे पढ़ लेता हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। वाह, पहली ही लाइन बहुत मजेदार। इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप तो एक रिलेशनशिप का नाम है जी। किसका नाम है? रिलेशनशिप। चलो पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। ये कह रहा है ये रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? कितने लोगों के बीच में होता है? कम से कम 2 और उससे ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड। ये कह रहे हैं कि वो 2 या 2 से ज्यादा बंदे जिन्होंने ये रिलेशनशिप बनाया है वो ऐसे ही नहीं मिल गए, उन्होंने आपस में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया होगा, उस एग्रीमेंट के बेस पर ही उन्होंने वो रिलेशनशिप क्रिएट किया है। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड। हाँ जी, हु हैव एग्रीड। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप का नाम है। ये रिलेशनशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है और ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया है। किस चीज का एग्रीमेंट किया है भाई? इन्होंने एग्रीमेंट किया है टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये कह रहे हैं काम करेंगे, काम करके प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट को कोई एक अकेला बंदा नहीं रखेगा, आपस में बांट लेंगे। ठीक है नहीं? टू हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। किसका प्रॉफिट भाई? ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कर कर प्रॉफिट कमाएंगे, उसको आपस में शेयर करेंगे, ऐसा इन्होंने एग्रीमेंट किया है।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये डेफिनेशन ना बहुत कंफ्यूजिंग सी लग रही है। वो जो आपने अभी जनरल टर्म्स के अंदर डेफिनेशन बताई थी ना, वो बहुत आसान सी डेफिनेशन थी। लॉ इतनी मुश्किल डेफिनेशन क्यों लिख रहा है? लॉ को इतनी भारी डेफिनेशन देने की जरूरत क्या है? बेटा लॉ जो भी डिफाइन करता है ना, उस डेफिनेशन के अंदर टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा होती है और उस टेक्निकलिटी की वजह से ही वो डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अब हम उस टेक्निकलिटी का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस कहते हैं चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हर एक टुकड़े को समझने की कोशिश करो, ताकि जब आप उसको एनालाइज करें, उसको एनालाइज करने के बाद आप उस डेफिनेशन किस तरीके से क्रिएट की गई है, मुझे उस डेफिनेशन को किस तरह से समझना चाहिए, वो बात आपको समझ में आ जाएगी। तो यही चीज मैं अब यहाँ पर करने वाला हूँ। इस डेफिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं पूरी डेफिनेशन को जोड़ दूंगा। आपको ये डेफिनेशन याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी और आपको इस डेफिनेशन को एनालाइज करना भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप वाले वर्ड को मैंने यहां नहीं लिखा, नीचे कहीं भी। क्यों नहीं लिखा भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं कि ये रिलेशनशिप वर्ड का मतलब क्या है। देखो बेटा, मैं आपको पहले कुछ टर्म्स समझा देता हूं, आप उन टर्म्स को समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप, ये तीन टर्म्स हैं। ये तीन टर्म्स क्या हैं? एक जैसी है, एक ही है, अलग अलग हैं? पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चे, ये तीन दोस्त हैं, ठीक है ना, ए बी सी। इन तीनों ने सोचा क्यों ना एक बिजनेस शुरू किया जाए। क्या किया जाए? एक बिजनेस शुरू किया जाए। इस बिजनेस को चाहिए कम से कम 10 लाख की कैपिटल। मान लो अंदाजा लगाया गया कि भाई इस बिजनेस को, हम कहते हैं ना यार ये बिजनेस शुरू करने के लिए तो कम से कम इतना पैसा चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की कैपिटल की मुझे जरूरत है। तो ए ने कहा देखो जी, मैं तो मेरे पास, अब ए अकेला सोच रहा था पहले, यार मैं इस 10 लाख का कैपिटल चाहिए इस बिजनेस में, मैं अकेला शुरू नहीं कर सकता। बी भी यही सोच रहा था, यार मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। सी भी यही सोच रहा था, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। तो देखो बात क्या है, ये तीनों दोस्त आपस में मिले, इन्होंने कहा इस 10 लाख की कैपिटल के लिए 3 लाख मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूं। बी कहता है 2 लाख मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूं। सी कहता है 5 लाख मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूं। अब जो भी इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो से हम बांट लेंगे। अब चाहे तो रेशियो हम यही रख लेंगे 5:2:3 या 3:2:5 या 1:1:1। अब ये रेशियो क्या होगी, ये खुद इनकी झंझट है, हमें उसकी झंझट नहीं लेनी। मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं कि इस 10 लाख रुपए के कैपिटल चाहिए था इस बिजनेस के लिए, तो इन्होंने आपस में थोड़ा थोड़ा करके जिसके पास जितने पैसे थे उतने पैसे वो लेकर आ गए। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब ये तीनों रोज इस बिजनेस को, इस अपने ऑफिस में जाएंगे और इस बिजनेस को चलाएंगे। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे। इन्होंने कुछ बातें तय की, कुछ एग्रीमेंट किया। इन्होंने कहा देखो जी, जो भी प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा किसमें सर? एक रेशियो में शेयर करेंगे। और वो रेशियो क्या बनाई इन्होंने बनाई 3:2:5, है ना, कैपिटल की रेशियो बना ली इन्होंने। अब वो चाहते तो कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने कैपिटल के बेस पे डिसाइड किया। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR शॉर्ट फॉर्म। इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2:5 में बांटा जाएगा। समझ आई बात? ये नहीं है। और बहुत सारी टर्म्स, ये तो बस प्रॉफिट की टर्म्स है, और बहुत सारी टर्म्स इन्होंने यहां पर डिसाइड की। अब आप मुझे बताएं, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप में क्या मतलब है? बेटा देखो, ये जो बिजनेस है ना, बिजनेस,
इस बिजनेस को, ये एक तरीके की, ये जो बिजनेस है ये एक तरीके की फर्म है, इसको चलाने वाले हैं ABC। तो इनके इस ग्रुप को पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक तरीके की प्लूरल टर्म है। क्या है? प्लूरल टर्म। और इंडिविजुअली सबको क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? पार्टनर्स कहा जाएगा। ये सारे इंडिविजुअली पार्टनर या पार्टनर्स कहलाएंगे और इकट्ठे बिजनेस को जब ये क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। इंडिविजुअली हर बंदा पार्टनर कहलाएगा, इंडिविजुअली हर बंदा पार्टनर कहलाएगा जब ये सारे मिलकर बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। लेकिन इनके आपस का रिलेशनशिप, इनके आपस का संबंध, हाँ जी, इनके आपस का संबंध, यानी जैसे ये कि अगर कोई प्रॉफिट होगा तो इस रेशियो में बांटेंगे, मैं इतना पैसा लेकर आऊंगा, मैं इतना पैसा लेकर आऊंगा, मैं इतना पैसा लेकर आऊंगा, यानी इन्होंने एक रिलेशनशिप का एग्रीमेंट किया है और यही रिलेशनशिप कहलाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनर का नाम नहीं है, पार्टनरशिप इनके बिजनेस का नाम नहीं है, पार्टनरशिप इनके ग्रुप का नाम नहीं है, पार्टनरशिप इनके आपस में तय किए गए रिलेशनशिप का नाम है, जिसके आधार पर ये बिजनेस से जुड़े हैं, जिसके आधार पर ये बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के बेस पर ये बिजनेस को चला रहे हैं, उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। समझ में आ रही है बात या नहीं है? तो पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप, इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। पार्टनर्स इंडिविजुअली हर एक बंदे को कहा जाता है। पार्टनरशिप फर्म जब ये ग्रुप आपस में मिल जाता है और बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। लेकिन आपस में बने हुए संबंध को, आपस में बने हुए रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो अब आपको मेरी ये बात, इस लॉ की ये बात समझ में आ गई होगी। तो शुरुआत ही किससे हुई है कि पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप अकेले बंदे में नहीं है, रिलेशनशिप के लिए कम से कम 2 लोग और उससे ज्यादा कितने भी। तो इन्होंने कहा कि पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में ही क्रिएट हो सकता है। मैं कहता हूं आप बस इतनी डेफिनेशन पर फोकस करें, बाकी की डेफिनेशन आपको याद भी होगी, मैं कराऊंगा भी और आपको एनालाइज भी कराऊंगा। फिलहाल अभी इसकी टेक्निकलिटी को समझते हैं। रिलेशनशिप किसे कहते हैं वो मैंने समझा दिया। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सबसे पहले अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन। सर इसमें कौन से हाथी घोड़े हैं? 2 और मोर पर्सन। देखो जी, यही सबसे पहला एलिमेंट बनाया। आप इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं, फीचर भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप का कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल आप ये देखेंगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। इस 2 और मोर पर्सन को मैंने अंडरलाइन किया, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी बेटा इसके अंदर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? सबसे पहले मैं लिखूंगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। किसी भी पार्टनरशिप के अंदर कम से कम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2। वो कहां से पता लगा मुझे? वो डेफिनेशन अपने आप में खुद कह रही है। वो डेफिनेशन अपने आप में खुद कह रही है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अब मुझे बताओ, कम से कम 2 का तो होना जरूरी है ना। ये डेफिनेशन ने खुद कह दिया तो मैंने लिख दिया मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एसोसिएशन कहते हैं किसी कोई भी ग्रुप को, तो पार्टनरशिप एक ग्रुप है, कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए भाई? 2 होने चाहिए। सर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो उसका आंसर है 50। ये बात कहां लिखी हुई है सर? क्या ये बात पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है? देखो बेटा, मैं आपको एक चीज समझा दूं, क्लास 12th के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के एग्जामिनेशन, सीबीएसई के एग्जामिनेशन के अंदर एक क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की क्या लिमिट है, तो बहुत से बच्चों को उसका आंसर पता था और वो आंसर था 50। लेकिन वो क्वेश्चन वहीं खत्म नहीं हुआ,
क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ा और क्वेश्चन ये था कि कौन से एक्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कौन से एक्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की रिस्ट्रिक्शन कौन से एक्ट ने लगाई है। तो बच्चों ने जाहिरी तौर पर उन्होंने कहा यार पार्टनरशिप से रिलेटेड जितना भी कानून है, जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी लॉज रूल्स हैं, वो सब पार्टनरशिप एक्ट में ही लिखे होते हैं। तो आंसर सबने लिख दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वही लिख दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं बेटा, चाहे आप 12th के स्टूडेंट्स हो, 12th के लिए इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वहां ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन सीए फाउंडेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं लगाई। सर क्यों नहीं लगाई? आप डेफिनेशन खुद पढ़ लो बेटा। पार्टनरशिप को रिलेशनशिप कहा गया दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, टू तो लिखा लेकिन मोर पर्सन, मोर पर्सन का मतलब क्या, कितने मोर पर्सन, इस बात को लेकर कितने मोर पर्सन होने चाहिए, इस बात को लेकर पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीटली साइलेंट था रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। तो सर फिर ये रिस्ट्रिक्शन 50 मेंबर्स की आई कहां से? ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कंपनीज एक्ट 2013 ने। अरे वाह सर, आंसर मतलब क्या लिखना था आपको वहां पर? कंपनीज एक्ट 2013। तो सर कंपनीज एक्ट क्यों फालतू में पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अड़ंगा डाल रहा है? क्या उसके पास अपनी खुद की, वो कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो ना? तो भाई देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उस सेक्शन ने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। उस सेक्शन ने लिखा है कि अगर कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, देखो पार्टनरशिप एक तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं सर? बॉडी कॉर्पोरेट कहने का मतलब जिसकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी हो, ठीक है ना, जिसका परपेचुअल सक्सेशन हो। आप लोग 11th क्लास पास हो, मैं इतना अज्यूम कर चलता हूँ, ठीक है ना, कि आपको मालूम होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी किसे कहा जाता है, परपेचुअल सक्सेशन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जिनका क्या नाम है, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिनका परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है ना, तो ऐसी एंटिटीज को बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। तो कंपनीज एक्ट ने बेसिकली ये लिखना चाहा कि कोई भी अगर कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो उसकी इंटेंशन ये थी कि उस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर हद से ज्यादा नंबर ना हो जाए, हद से ज्यादा पार्टनर, हद से ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व ना हो जाए। तो उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि अगर कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यानी जो कि कंपनी नहीं है, मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो कंपनी नहीं है, वो एसोसिएशन अगर 50 से ज्यादा मेंबर लेकर जाएगी तो उसको कानून इलीगल एसोसिएशन मान लेगा। यानी वहां पर उसे एक इलीगल एसोसिएशन का दर्जा दे दिया गया कि कोई भी ऐसी फर्म जो कंपनी नहीं है या कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो फर्म 50 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकती। तो ये लिमिट बेसिकली वहीं से आएगी। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई हो, मैंने आपको फिर भी रीजन बता दिया, टेक्निकलिटी बता दी इसकी, लेकिन अगर आपको फिर भी रीजन समझ में नहीं आया तो आपको बहुत हाथी घोड़ा नहीं दौड़ाने भाई। बस इतना ध्यान रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हैं। और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो 50 हैं, इसकी लिमिट किसने लगाई है? ये लिमिट कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई है, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं लगाई। ठीक है ना। बस कंपनीज एक्ट का मकसद ये था कि कोई भी फर्म अगर 50 से ऊपर जाए तो वो मजबूर हो जाए कि यार वो कंपनी ही बना ले। ठीक है ना। 50 से ऊपर जाने, यानी किसी को अगर अपने मेंबर्स को 50 से ऊपर लेकर जाना है तो वो मजबूर हो जाए, वो कहे यार पार्टनरशिप के साथ तो मैं जा ही नहीं सकता, तो एक काम करता हूं, मैं कंपनी ही बना लेता हूं, क्योंकि कंपनी के अंदर मुझे इजाजत है कि मैं 50 से ऊपर मेंबर ले जा सकता हूं। ठीक है, इसीलिए वो बात कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिख दी गई। ठीक है जी। यहां पर आप लिखेंगे पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट for the limit of maximum partners. Companies Act prescribes the limit of maximum partners. ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट तो साइलेंट है,
फॉर द लिमिट ऑफ मैक्सिमम पार्टनर, लेकिन कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब की है लिमिट ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स, ठीक है ना। तो अब हम यहां तक डेफिनेशन में आ चुके हैं। हमने कहा पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप किसी पार्टनर का नाम नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। पार्टनरशिप आपस में यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर्स के आपस के रिलेशनशिप का नाम है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है ना। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब ये मोर पर्सन कितने होने चाहिए थे, इस बात पर पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट रहा, तो कंपनीज एक्ट ने बता दिया 50 से ऊपर आप नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ते हैं। हु हैव एग्रीड, क्या बोला भाई, हु हैव एग्रीड। अब बेटा आपको एक चीज यहां से क्लियर होगी कि पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पर तैयार होती है। यानी एग्रीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति। देखो अगर आपस में पार्टनर्स की आपसी सहमति नहीं होगी तो क्या पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है क्या? हाँ जी, पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप तो आपस में जब क्रिएट होगी तो एग्रीमेंट तो हुआ ही होगा ना। अब एग्रीमेंट तो हमें समझ आ गया सर, हाँ जी सारे पार्टनर्स ने आपस में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया होगा, लेकिन इसमें हम लिखेंगे क्या, हमें यहां पर समझना क्या है कि ये एग्रीमेंट लिखा क्या जाएगा। देखो बेटा, रिलेशनशिप जो डिफाइन होता है ना, जो रिलेशनशिप डिफाइन होता है कि पार्टनर्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो इसी एग्रीमेंट के थ्रू होता है। पार्टनरशिप टर्म्स पर, कुछ कंडीशंस पर बनती है। आपस में वो लोग कुछ डिसाइड करते हैं, देखो जी अगर हमने पैसे लगाए हैं, प्रॉफिट होगा तो इतना इतना बांटेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ये करूंगा, ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ये करूंगा, मैं फर्म से तब पैसे निकालूंगा, तुम फर्म से तब पैसे निकालोगे। यानी हर पार्टनरशिप आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पर बनती है, और वही टर्म्स एंड कंडीशंस आपस की रिलेशनशिप कहलाती है। और ये रिलेशनशिप किसके थ्रू एक्सप्रेस होता है, ये रिलेशनशिप किसके थ्रू लोगों को समझ में आता है, ये रिलेशनशिप लोगों को समझ में आता है पार्टनर्स के बीच में हुए हुए एग्रीमेंट के थ्रू। समझ में आई बात ये नहीं? ये जो एग्रीमेंट वर्ड है यहां पर, ये जो मैंने कहा था कि मैं रिलेशनशिप को नीचे नहीं लिखूंगा, क्योंकि रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कौन करता है, ये एग्रीमेंट करता है। समझ में आई बात या नहीं है? तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। अब यहां एग्रीमेंट में लिखेंगे हम एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स डिफाइंस the relationship between them. Agreement among partners define the relationship between them. अब और क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्रीमेंट जरूरी नहीं लिखकर ही होगा। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इट मे बी ओरल और रिटर्न। और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। देखो ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट और रिटर्न भी हो सकता है एग्रीमेंट, लेकिन जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। देखो बेहतर ये होता है कि कोई भी पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट के बेस पर तैयार हो, लेकिन ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है। ओरल पार्टनरशिप बन जाती है तो वो भी वैलिड है, लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट के बेस पर बनती है तो लड़ाई झगड़े होने के बीच में कम चांसेस होते हैं, और वहां पर कोर्ट भी आपको ज्यादा सपोर्ट करता है। तो रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप बनाई जाए तो ज्यादा बेहतर है, और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं भाई? पार्टनरशिप। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। फिर अब आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड। आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, हु हैव एग्रीड। एग्रीड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने यहां पर आपको समझा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, किस बात पर एग्री हुए हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है कि कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसे बांटेंगे। तो आप कहेंगे सर क्या लॉस नहीं बांटेंगे? या लॉस भी लिखना चाहिए था, प्रॉफिट और लॉसेस। बेटा मैं अब आपको इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश करता हूं
कि यहाँ पर लॉस लिखना क्यों जरूरी नहीं समझा गया। देखो पहले ही बता रहा हूं, अगर कोई भी पार्टनर है तो वो आपस में प्रॉफिट भी बांटेंगे, लॉस भी बांटेंगे, ठीक है ना। जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाता है उस रेशियो में लॉस भी बांटा जाता है। लेकिन यहां पर सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखने का मकसद ये नहीं था कि प्रॉफिट बंटवाना जरूरी है, सिर्फ प्रॉफिट ही बांटेंगे लॉस नहीं बांटेंगे, ये इसलिए जरूरी नहीं था। इसका मकसद इस डेफिनेशन में कुछ और है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों से मेरा एक सवाल है बच्चे, और वो सवाल ये है, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म एक एनपीओ को रन कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती सर? एनपीओ है, उसे एक अकेला बंदा चलाए, पार्टनरशिप चलाए, कंपनी चलाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाए, सोसाइटी का वेलफेयर ही तो करना है। कोई भी कर सकता है, एक अकेला बंदा कर सकता है, पार्टनरशिप कर सकती है, कंपनी कर सकती है, कोई भी कर सकती है। क्या परेशानी है? आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो बेटा पहले तो आपको ना एनपीओ का थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो यहां पर मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप एनपीओ के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझना चाहते हैं तो मैंने एनपीओ से रिलेटेड भी वीडियोस बनाई हैं, आप उसका पहला लेक्चर जरूर देख लें ताकि आपको एनपीओ के बारे में थोड़ा सा पता लग जाए। लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज अगर आपको उस वीडियो को नहीं भी देखना तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। देखो बेटा, हमारी जो सोच है ना एनपीओ की, वो ये है कि एनपीओ प्रॉफिट्स कमाते नहीं है, जो कि बहुत गलत सोच है। बेटा एनपीओ भी प्रॉफिट्स कमाते हैं, वो अलग बात है जो इनके मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स जो इन एनपीओ के मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स उस प्रॉफिट को अपने घर नहीं ले जाते, उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते, वहां से उसे विड्रॉ नहीं करते। बताओ बिना प्रॉफिट के कैसे काम चलेगा? हाँ, इनका कोई फोकस नहीं होता कि मुझे प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। प्रॉफिट हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक। इनका मेन मकसद होता है सोसाइटी का वेलफेयर। किसी भी तरीके से अगर ये प्रॉफिट कमाएंगे तो उस प्रॉफिट को सोसाइटी के वेलफेयर पे ही लगाएंगे। इसके मेंबर उन प्रॉफिट को विड्रॉ कर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं रख सकते कि मेंबर सोचें चलो जी एनपीओ चलाकर सोसाइटी का वेलफेयर करा, लोगों को सामान बेचा, बांटा, कुछ भी कर हमारे पास डोनेशन वोनेशन आई, पैसा आया, फटाफट प्रॉफिट हो गया, बढ़िया करके अब इस प्रॉफिट को थोड़ा सा सोसाइटी के लिए लगा देंगे, थोड़ा अपने लिए रख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एनपीओ के मेंबर्स कभी भी प्रॉफिट को अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन प्रॉफिट इस्तेमाल होगा तो सिर्फ सोसाइटी वेलफेयर के लिए। तो यही एनपीओ की खास बात है। हम ये ना सोचेंगे वो प्रॉफिट कमाते नहीं है, वो प्रॉफिट अगर कमाते हैं तो प्रॉफिट को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सवाल ये है, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म एनपीओ चला सकती है? चला सकती है। पार्टनर्स बनेंगे, सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, आपस में बांटेंगे नहीं, प्रॉफिट को वहीं छोड़ देंगे। तो भाई डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। भाई डेफिनेशन तो कह रही है कि पार्टनरशिप वही होगी जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलेंगे, आपस में एग्रीमेंट करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट बांटेंगे भी। लेकिन एनपीओ के अंदर तो प्रॉफिट बांटा ही नहीं जा सकता। तो ये पॉइंट सबसे पहले ये बात को जाहिर करता है कि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही चला सकती हैं, कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं चला सकती। क्योंकि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे तो ही पार्टनरशिप कहलाएगी। अदरवाइज एनपीओ के अंदर तो प्रॉफिट शेयर करने का कोई रिवाज ही नहीं है। वहां तो प्रॉफिट कमाओ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाओ। तो अब यहां पर लिखेंगे, देखो पहले तो बेसिक सा पॉइंट, आप उसको बिल्कुल ऑब्वियस समझेंगे। पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स, शेयर प्रॉफिट्स अर्न by the firm. A partnership firm cannot run NPO. ठीक है जी, समझ में आई बात? ये नहीं आपको कोई परेशानी? आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जैसे जैसे मैं डेफिनेशन में आगे चल रहा हूं आपको भी वो डेफिनेशन समझ में आती रहे और याद भी होती रहे। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप का नाम, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। क्या लिखा है अगला पॉइंट? ऑफ बिजनेस।
ये क्या है सर? जाहिर सी बात है कि बिजनेस के ही प्रॉफिट कमाएंगे और बिजनेस से ही प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ऐसा वो एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर ऐसी ज्यादा फोकस देने वाली बात क्या है सर? देखो मेरे बच्चे, बात को ध्यान से सुनो। क्या होता है कि दो लोग मिले, है ना, दो लोग मिलते हैं, मिलने के बाद वो देखते हैं कि यार इस बैंक के अंदर बहुत पैसा है, ये दोनों जाते हैं, बैंक लूटते हैं, आपस में प्रॉफिट बांट लेते हैं। मुझे बताओ, आपस में इनके भी कुछ रिलेशनशिप, कुछ टर्म्स हुए होंगे कि जब जैसे ही माल लूटेंगे आधा आधा रखेंगे, है ना, जाएंगे बैंक से निकालेंगे और लूट के भाग जाएंगे। बताओ, ये भी क्या बिजनेस है? क्या इसको कानून पार्टनरशिप कहेगा? इसको कानून लीगल कहेगा? नहीं कहेगा ना भाई। आप दो या दो से ज्यादा लोग अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर करने का, तो वो प्रॉफिट किसी बैंक लूटने से नहीं होना चाहिए, किसी बिजनेस से होना चाहिए। निकम्मो, समझ में आई बात? ये नहीं, किसी बिजनेस के लिए दोनों आप लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिले हैं, एग्रीमेंट किया है, उससे प्रॉफिट कमाकर बांटोगे तो वो बिजनेस होना चाहिए, कोई लूट नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात, एक और बात, इस बिजनेस से इंपॉर्टेंट एक बात और आती है। इन दोनों ने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, इनको लगा यार वहां पर प्रॉपर्टी के दाम इस वक्त गिरे हुए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली। इस बार बैंक नहीं लूटा, इन्होंने क्या करा, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली कि यार किसी जगह पर प्रॉपर्टी के दाम इस वक्त गिरे हुए हैं, वहां से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जैसे ही दाम बढ़ेंगे उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। ये अपने सैलरी जॉब करते हैं, ये अपनी सैलरी जॉब करते हैं, इन दोनों ने पैसा मिलाकर प्रॉपर्टी खरीद ली। अब होता क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, इन फ्यूचर उसको 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बिक गई। उस प्रॉपर्टी को बेचकर इन्होंने 2.5 लाख रुपए रख दिए। क्या ये दोनों आपस में पार्टनर्स कहलाएंगे? क्या इन दोनों ने ये जो काम किया ये बिजनेस कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा सर। बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाना। अरे भाई, खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस थोड़ी बना देती है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन की वजह से आप कहोगे ये दोनों आपस में बिजनेस में इन्वॉल्व है। भाई, बिजनेस के लिए तो कम से कम रेगुलर यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन होती है कम से कम उतनी तो होनी चाहिए ना। ये दोनों इस प्रॉपर्टी के जॉइंट होल्डर जरूर कहला सकते हैं, जॉइंट होल्डर, लेकिन आपस में पार्टनर नहीं कहला सकते। पार्टनर बनने के लिए पार्टनरशिप का होना जरूरी है और पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। और बिजनेस का मतलब खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती। बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन। या तो बिजनेस ट्रेड भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है। समझ में आई बात? ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज, फिर वो चीज जो हो रही है वो रेगुलर बेसिस पर हो, खाली एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस बना नहीं देती। हाँ जी, आप यहां लिखेंगे बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस क्या है? चोरी नहीं है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाकर देती हैं वो बिजनेस है। लेकिन ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस तब कहलाएंगी जब ये रेगुलर बेसिस पर हो रही होंगी। फिर मैं यहां पर लिखता हूं, यानी ओनली अ सिंगल ट्रांजैक्शन, ओनली अ सिंगल ट्रांजैक्शन does not constitute business. Only a single transaction does not constitute a business. ठीक है जी। तो अब आपको यहां तक की गहराई समझ में आ गई होगी इस डेफिनेशन की कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। अब लास्ट लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मुझे आपको समझानी है वो ये है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो बेटा, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ए, बी, सी, इन तीनों ने बिजनेस करना चाहा। सी ने कहा मैं 10 लाख दूंगा, बी ने कहा मैं भी 10 लाख दूंगा, दो ने कहा यार, ए ने कहा यार मेरे पास सिर्फ 2 लाख है। कोई नहीं यार, दोस्त अपना शुरू करते हैं बिजनेस। 22 लाख, प्रॉफिट कम ले लियो,
ABC तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। या फिर एक सिचुएशन ये बन सकती है, B और C कहें देख हम तो 10-10 लाख दे रहे हैं तुझे, तू 2 लाख लगा रहा है, हम काम नहीं करेंगे, तू हमारे बिहाफ पर काम करेगा, यानी तू हमारे एजेंट की तरह काम करेगा। बता मंजूर है? उन्होंने कहा बिल्कुल मंजूर है, पैसा लगाओ काम में करूंगा। फिर भी हम आपस में क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। यानी या तो ये बिजनेस हर एक पार्टनर कैरी कर रहा है, या फिर ये बिजनेस कोई एक पार्टनर कैरी कर सकता है दूसरों के बिहाफ पर। यानी बिजनेस को सारे पार्टनर मिलके भी चला सकते हैं और कोई एक बंदा भी सभी पार्टनर के बिहाफ पर बिजनेस को चला सकता है। आपको याद होगा एक टर्म स्लीपिंग पार्टनर। ये लोग स्लीपिंग पार्टनर का जो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया ना, ये डेफिनेशन की इसी लाइन से निकल कर आया था कि कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी बिजनेस सभी मिलकर कैरी कर रहे हैं। और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, या तो बिजनेस, जिस बिजनेस की आप बात कर रहे हो इस बिजनेस को कैरी सभी पार्टनर कर रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, जो सब के लिए काम कर रहा है। दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं और इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यानी एक अकेला पार्टनर म्यूचुअली सबको भी क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो हम यहां पर भी इसका कंटेंट लिख देते हैं। हाँ जी, ऑल पार्टनर्स, ब्लू पेन से लिखते हैं भाई, ऑल पार्टनर्स वर्क, या फिर मैं कह सकता हूं और रिप्रेजेंट द फर्म एक बार लिख लो, बस वर्क मत लिखो यहां पर, ये लिख लो ऑल पार्टनर्स रिप्रेजेंट द फर्म, फिर यहां पर और लगाते हैं, और अ सिंगल पार्टनर may also represent the firm. This principle is known as mutual agency. हाँ जी, एक अकेला बंदा म्यूचुअली सबके एजेंट के बिहाफ पे काम करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए हमने इस प्रिंसिपल को यानी इस लाइन को कहा म्यूचुअल एजेंसी। अब आपको ये पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये 12th क्लास और सीए फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन, और फाउंडेशन के लिए तो लॉ है तो वहाँ तो थ्योरी पूरी याद करनी पड़ती है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हम दोबारा से देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, है ना? देखो इससे रिलेशनशिप किसके थ्रू होगा? एग्रीमेंट के थ्रू। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर से क्या अंदाजा हुआ? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। कहाँ बताया? कंपनीज एक्ट ने। पार्टनरशिप साइलेंट है। हु हैव एग्रीड, ये आपस में एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रहा है। टू शेयर द प्रॉफिट्स, क्या पार्टनरशिप फर्म एनपीओ चला सकती है? नहीं चला सकती। ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस होना चाहिए, कोई बैंक की चोरी के लिए आप आपस में नहीं मिले हो, यानी बिजनेस इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चोरी वगैरह नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन कुछ भी आ सकता है, और कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसके जॉइंट होल्डर कहला सकते हो, बिजनेसमैन नहीं कहला सकते, पार्टनर्स नहीं कहला सकते। कैरिड ऑन बाय ऑल, ये बिजनेस सभी मिलकर कैरी करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैं चाहूँगा कि आप इस डेफिनेशन को याद करें, इसकी एनालिसिस को अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच।